गुड इवनिंग बच्चों। चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। डीएनए के बारे में जब हम बात करेंगे तो डीएनए क्या है? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी कि जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसकी रिपीटिंग यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी। दैट्स व्हाई इट इज़ द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज़ें हो सकती है? सिंगल मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज कंसिस्ट बाय मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। तो यदि हम किसी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को देखें तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें एक खास बड़ी बात हो सकती है कि सबसे पहले तो उसमें एक पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर। हम डीएनए के बारे में बात करें तो डीएनए के लिए पेंटोज शुगर क्या होगी? C5H10 और O4 एंड O4। दैट्स वाई दिस इज डीऑक्सी। एक ऑक्सीजन कम है यहाँ पर। अगर हम राइबोस पेंटोज शुगर आरएनए के बारे में बात करेंगे तो ये 4 की जगह क्या होगा? यहाँ पर 4 की जगह 5 होगा। तो C5H10O4 ये कंडीशन है इसकी। ये इसका वी कैन से बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यही है। जो बेसिक स्केलेटन बॉडी है वो इसकी पेंटोज शुगर ही है। पेंटोज शुगर इसका मेन स्केलेटन बॉडी है। और उस पेंटोज शुगर में जब उस पेंटोज शुगर को हम देखते हैं, सो दिस इज़ द पेंटोज शुगर, दिस इज़ द पेंटोज शुगर। थोड़ा सा डायग्राम में भी अच्छा ना बने क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। ये पेंटोज शुगर है, सॉरी, यस, दिस इज़ द पेंटोज शुगर। और इसमें पहला कार्बन ये है, दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और ये फिफ्थ कार्बन होता है। इसमें यहाँ पर CH2OH होता है, CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर। यहाँ पर ये जो फर्स्ट कार्बन है इसमें फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर पेंटोज शुगर के बारे में वो बात कर रहा है, तो ये पेंटोज शुगर हमने यहाँ पर बना दी, पेंटोज शुगर। इसके बाद वो बोल रहा है ये नाइट्रोजनस बेस, जो नीचे लिखा है उसने, नाइट्रोजनस बेस पेयर एंड प्यूरिन, पिरामिडिन्स बेस पेयर विद द हाइड्रोजन। प्यूरिन्स जो होता है, प्यूरिन्स होते हैं यानी कि एडेनिन और ग्वानिन, ये प्यूरिन्स होते हैं। और थायमिन एंड साइटोसिन ये पिरामिडिन्स होते हैं। तो प्यूरिन्स जो होते हैं वो हमेशा पिरामिडिन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। ये हम जब बाद में थोड़ा सा जब इसका दोनों हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तब समझेंगे। तो ये डबल बॉन्ड टी होता है यहाँ पर, और C ट्रिपल बॉन्ड G होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स होते हैं। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स जो होते हैं, कोई भी नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है तो वो कहाँ पर बॉन्ड करता है? वो बॉन्ड करता है इस नंबर 1 फर्स्ट कार्बन के ऊपर। ये फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और कोई भी नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये कोई पायरामिडिन हो सकता है, प्यूरिन नहीं हो सकता। अगर प्यूरिन होता तो वहाँ पर क्या होता है? एक पेंटागोनल रिंग भी होती है यहाँ पर। तो अगर एक सिंगल हेक्सागोनल ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये पायरामिडिन्स है। इसके पास में एक फ्री OH ग्रुप होता है इस कार्बन के ऊपर, हालांकि ये थर्ड नंबर का है, 1 2 3, आई थिंक तो थर्ड नंबर है। तो इसके ऊपर ये HOH H2O बनकर रिलीज हो जाएगा और ये O डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये इसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में जो भी बॉन्ड हुआ है, दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यहाँ पर जो CH2OH फिफ्थ कार्बन पे हम देख रहे हैं, फिफ्थ कार्बन पर CH2OH देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? ये हमारा फास्फोरिक एसिड यहाँ पर आके बाइंड अप होता है, P डबल बॉन्ड O और OH, यहाँ पर OH ऊपर की तरफ, यानी साइड में भी OH, HO जिसको अपन बोलते हैं HO, और नीचे भी OH, नीचे की तरफ। तो H3PO4, 1 2 3, ये H3 एंड PO4, 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन, H3PO4। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सॉरी, और एक ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, OH NH, H2O बनकर रिलीज हो जाएगा। एंड नाउ दिस O, CH2O एंड P, ये इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। तो ये दिस इज द कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। और ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पर, ये जो फिफ्थ कार्बन के ऊपर, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो
आप समझ चुके होंगे यहाँ पर कि ये नाइट्रोजनस बेस पेयर और अगला जो हेलिक्स होगा उसके बीच में नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में बॉन्ड होगा, आइदर इट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो भी कंडीशन रही, ए डबल बॉन्ड टी या सी ट्रिपल बॉन्ड जी, जो भी कंडीशन रही तो यहाँ पर बनेगा। तो 3 तरीके के बॉन्ड मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। एक तो एच बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि 2 हेलिक्स, जो डिफरेंट 2 हेलिक्स के एन बेस के बीच में होता है, एन बेस के बीच में होता है। तीसरा जो बॉन्ड होता है वो होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि कहाँ पर होता है, जो कि फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में होता है। और जो तीसरा कार्बन होता है वो क्या होता है, तीसरा बॉन्ड सॉरी, वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो वो कहाँ पर होता है, इस फिफ्थ कार्बन ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, और जो अगला न्यूक्लियोटाइड होगा ऊपर की तरफ जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके थर्ड कार्बन के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। तो ये ध्यान रखिएगा तीनों चीजें। चलिए इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वापस से वहीं पर जाते हैं जो स्टार्टिंग, जो यहाँ पर इन्होंने जो लिख रखा है, डीएनए। पेंटोस शुगर के बारे में हमने देख लिया, हमने फास्फोरिक एसिड के बारे में देख लिया, नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन्स एंड पायरामिडिन बेस पेयर विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थाइमिन एंड गुआनोसाइन फॉर्म्ड विद 3 बॉन्ड्स। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करें, अगर उस ये जो पेंटोस शुगर है हमारी, ये पेंटोस शुगर, और इसमें अगर हमने सिर्फ यहाँ फर्स्ट कार्बन के ऊपर अगर एन बेस जोड़ दिया, सिर्फ एन बेस जोड़ दिया, तो ये हमारा न्यूक्लियोसाइड होगा। और यदि यहाँ फिफ्थ कार्बन के ऊपर हम फास्फोरिक एसिड भी जोड़ देंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड होगा। तो न्यूक्लियोसाइड का होगा शुगर प्लस बेस पेयर, ये शुगर और एन बेस अगर ये है तो ये न्यूक्लियोसाइड है ना, विथ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछ रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड क्या लिखा है, न्यूक्लियोटाइड लिखा है कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड। अब ये न्यूक्लियोसाइड तो हो गया, एन बेस और पेंटोस शुगर ये न्यूक्लियोसाइड हो गया, और इसके साथ में फास्फोरिक एसिड भी अगर जुड़ जाए तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया विथ फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। कौन सी लिंकेज, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होगी। अगला जो हमारा जो पेंटोस शुगर होगी, उस पेंटोस शुगर के थर्ड कार्बन से ये जुड़ जाएगा, यहाँ पर थर्ड कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। चलिए इस काफ़ी कुछ तो यहाँ समझ में आ ही गया होगा, इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, यहाँ हो गया। अब यहाँ पर डबल हेलिक्स, ये यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हम, अगला जा रहे हैं। डबल हेलिक्स 2 चेन विथ एंटी पैरेलल polarity 1 5' to 3' and another 3' to 5' polarity। तो अब जब डीएनए का स्ट्रक्चर हम बनाएं तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। पोलरिटी में 3' to 5', यहाँ पर 3' का 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है न्यूक्लियोटाइड का, और यहाँ पर 5' का मतलब 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है ना, 3 हाइड्रोक्सिल और यहाँ पर 5 हाइड्रोक्सिल। अब यहाँ 3 है तो उसके साथ एंटी पैरेलल होती है, तो यहाँ पर वो 5' आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3' आ जाएगा। ध्यान रखिएगा जब डायग्राम बनाते तो ये भूल जाते हैं हम बनाना, जब वाटसन एंड क्रिक मॉडल आए तो ये ज़रूर बनाना है अपने को, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर बनेंगे। आपको किसी एक कॉइल में 10 बता दीजिए 10 बेस पेयर होते हैं, आप बना के भी देख ले तो आपको याद रहेगा। ये कैरेक्टर है इसका कि देयर आर 10 बेस पेयर आर प्रेजेंट इन द ईच कॉइल। अब यहाँ जैसे यहाँ पर ए है तो सामने क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे, सामने टी लिख देंगे और बीच में 2 बॉन्ड बना दीजिए, डबल बॉन्ड बना दीजिए। अगले में आप सी और जी या जो भी आपकी इच्छा पड़े, लेकिन बस कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो इस तरीके से आप नाइट्रोजनस बेस बना दीजिए और बता दीजिए कि इस कॉइल के अंदर कितने बेस पेयर है, 10 बेस पेयर प्रेजेंट इन ईच कॉइल, ठीक है। अब ये बता दीजिए कि ये दोनों हेलिक्स जो है ये एंटी पैरेलल हेलिक्स है, तो आपको मालूम है ये हेलिक्स जो है ये एंटी पैरेलल है एक दूसरे की, और इन दोनों हेलिक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। कई जगह पर नैनोमीटर में इसमें भी लिखा हुआ है, तो आप तो एंगस्ट्रॉम लिखिए, ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। 20 एंगस्ट्रॉम इन दोनों हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस होती है। और ये 10 बेस पेयर जो होते हैं ना, इन हर बेस पेयर जो नियर बाय बेस पेयर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये सब एक पॉइंट बनाते जाइएगा इनके, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब 3.4 एंगस्ट्रॉम 2 एन बेस के बीच की डिस्टेंस है, तो इसमें टोटल कितने होते हैं, एक हेलिक्स के अंदर 10, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक जो कॉइल है, जो सिंगल कॉइल है, उसकी कितनी हाइट होती है, उसकी कितनी लेंथ होती है, वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
तो ये खास बातें हैं। इसमें इस तरीके से पॉइंट बना लीजिएगा, सबको पॉइंट, और यहाँ पर लिखिएगा कि ये जो बेस पेयर होते हैं वो प्यूरिन्स जो होता है एडिनिन प्यूरिन वो हमेशा पायरिमिडिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, ए डबल बॉन्ड टी या वाइस वर्सा। और साइटोसिन जो होता है, अगला पॉइंट फिर बना सकते हैं, साइटोसिन जो होता है वो गोनासाइन के साथ बॉन्ड बनाता है, वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एंड वाइस वर्सा। इस तरीके से इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्यूरिन्स जो होते हैं वो प्यूरिन्स के नंबर होते हैं, प्यूरिन्स इक्वल्स टू पायरिमिडिन, जितने प्यूरिन होते हैं ना उतने पायरिमिडिन होते हैं, क्योंकि जितने एडिनिन होंगे उतने जो है वो थाइमिन होंगे, और प्यूरिन के और पायरिमिडिन के नंबर बराबर बराबर होते हैं। यानी कि ए प्लस टी क्या लिखेंगे, ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल्स टू 1, है ना। ये हमेशा 1 होंगे, क्योंकि जितने एडिनिन होंगे उतने ही कितने होंगे, उतने ही क्या होंगे, थाइमिन होंगे, और जितने साइटोसिन के नंबर होंगे ग्वानिन के उतने ही साइटोसिन के नंबर होंगे। तो हमेशा ये रेशो यहाँ पर 1 ही आता है, ठीक है। तो दिस इज द मॉडल विच वॉज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA, ठीक है। तो इसके सभी ये पॉइंट वाइज लिखिएगा या डायग्राम बनाइएगा, और जो है बहुत अच्छे से इसको लेबलिंग करिएगा। ये शुगर फास्फेट चेन है, ये कौन सी चेन है, शुगर फास्फेट चेन है, इसको शुगर फास्फेट चेन लेबल कर दीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो दो मेन बेस पेयर के बीच में, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बता दीजिए। और एक हाइपोथेटिकल सेंट्रल एक्सिस होती है, ये हाइपोथेटिकल सेंट्रल एक्सिस है ये, कि ये जो आपको यहाँ और ये जो दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि दोनों हेलिक्स एक दूसरे से टच हो गई। इट इज़ नॉट ओवरलैप विथ ईच अदर, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है। इनके बीच में भी हमेशा ऑलवेज 20 एंगस्ट्रॉन्ग का डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। और एक हाइपोथेटिकल सेंट्रल एक्सिस है ना, उसके पैरेलल राइट हैंडेड, ये याद रखिएगा, राइट हैंडेड जो है वो कॉइलिंग होती है, इसकी राइट हैंडेड मॉडल है। एंड दिस इज द BDNA मॉडल विच वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। कौन सा मॉडल है, BDNA भी होता है, ZDNA भी होता है, SDNA भी होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज द BDNA, और ये राइट हैंडेड कॉइलिंग मॉडल है। एंड दिस हेलिक्स not overlap each other, they always maintain 20 angstrom distance with each other, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर दोनों ओवरलैप करते हुए दिखाई देगी। जब 3D स्ट्रक्चर मॉडल फॉर्म में आप देखेंगे तो आपको इनके बीच में भी डिस्टेंस देखने को मिलेगी। तो ये वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA स्ट्रक्चर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पॉइंट वाइज लिखिएगा, डायग्राम बनाइएगा, लेबलिंग करिएगा अच्छे से। तो ये भी आपका टॉपिक लगभग तैयार हो रहा है, और चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में अगला हमारा जो बचता है वो ट्रांसक्रिप्शन बचता है। ट्रांसक्रिप्शन सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, कि द प्रोसेस बाय विच DNA चेंज इनटू, या द लैंग्वेज ऑफ DNA इज ट्रांसक्रिप्टेड इन द लैंग्वेज ऑफ मैसेंजर RNA, या यूं कहें कि लैंग्वेज ऑफ RNA जनरली, क्योंकि ऑल द RNAs आर सिंथेसाइज्ड बाय द DNA। तो खाली मैसेंजर RNA कहें तो वो थोड़ा ठीक नहीं होगा। तो DNA से RNA बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और कौन कौन से RNA बन सकते हैं DNA से हमारा tRNA बनता है, इसको हम ट्रांसफर RNA कहते हैं। हमारा राइबोसोमल RNA बनता है, इसको rRNA कहते हैं। हमारा मैसेंजर RNA बनता है, इसको हम mRNA कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि DNA से ये RNA बनने के लिए 3 अलग अलग तरीके के RNA पॉलीमरेज एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने आपको याद करवाया था कि HMT घड़ी, तो मैंने क्या था RMT याद रखना, RMT यहाँ पर लिखिए फर्स्ट, यहाँ लिखिए सेकेंड, और यहाँ लिखिए थर्ड। क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ दिस rRNA राइबोसोमल RNA is synthesized by या is transcripted by RNA polymerase 1, and this second messenger RNA is transcripted by RNA polymerase 2, and this tRNA transfer RNA is transcripted by the RNA polymerase 3। आपको याद रखना है क्या? याद रखना है RMT। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो RMT, R का मतलब सबसे पहले आया से RNA पॉलीमरेज 1, M बाद में आया, सेकंड आया तो RNA पॉलीमरेज 2, और tRNA पॉलीमरेज 3। इस तरीके से इसको याद रखिएगा।
चलिए इसको थोड़ा इरेज करें अपन, क्योंकि यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें डिस्कस की जा सकती है। इस जगह पर क्या डिस्कस की जा सकती है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर किसी भी आरएनए के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। एक आरएनए के बारे में पूछा जा सकता है, वो है हमारा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। दिस ट्रांसफर आरएनए इज आल्सो नोन एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। एडाप्टर मॉलिक्यूल, इसका जब स्ट्रक्चर हम बनाए तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। सॉरी, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से हाँ ओके, देन ये लूप यहाँ से शुरू हुआ। यस 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 यस, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ याद रखिएगा 53, क्या याद रखिएगा 53, दिस इज द 5 डैश एंड दिस इज द 3 डैश। 53 ये 5 डैश है और ये 3 डैश है। इस 3 डैश के ऊपर हम बात करें तो इस 3 डैश के ऊपर एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इसीलिए ये पर्टिकुलर जो साइट है ये अमाइनो एसिड को बाइंड अप करने के लिए यूज होती है। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर साइट इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, ठीक है। एंड द सेकंड साइट, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, इस साइट को हम DHU साइट कहते हैं, DHU डिहाइड्रोक्सी यूरासिल साइट। दिस पर्टिकुलर साइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एन एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल सिंथेज। अमीनो एसाइल सिंथेज मैं लिख नहीं पाऊंगा, लंबा थोड़ा नाम है, अमीनो एसाइल सिंथेज। एंड दिस एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय दिस पर्टिकुलर साइट ट्रांसफर टू दिस पर्टिकुलर साइट, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट के ऊपर ये जाएगा और यहाँ पर इस अमीनो एसिड को इस पर्टिकुलर जगह पर बाइंड अप करने में हेल्प करेगा। तो दिस इज द सेकंड साइट DHU। थर्ड साइट जो है वो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट जो है उसके अगेंस्ट है, इसके बिल्कुल अपोजिट में अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, ABA साइट, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो इसके साइट में यहाँ पर है, तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअली यहाँ पर जो 3 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे कि AUG, जैसे हम मान लें हम AUG हमारा एक कोडान है AUG, तो उसका अपोजिट होगा यहाँ पर UAC। क्या होगा? UAC। तो this is the particular site which has the न्यूक्लियोटाइड अगेंस्ट द कोडॉन्स। जो डिफरेंट कोडॉन्स होते हैं, 61 फंक्शनल कोडॉन्स होते हैं, उनके अगेंस्ट डिफरेंट टाइप के एंटी कोडॉन्स इसके पास में होते हैं। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर साइट इज कॉल्ड एज एंटी कोडॉन साइट। और ये साइट क्या करती है, ये साइट जब ये ट्रांसफर आरएनए जो एडाप्टर मॉलिक्यूल हमारा है, जब ये अमाइनो एसिड को कैरी करके ट्रांसक्रिप्शन के लिए ट्रांसलेशन के लिए लेके जाएगा, तो ये जो साइट है, ये एंटीकोडॉन्स है, ये एंटीकोडॉन इन कोडॉन्स के साथ में जाके बॉन्ड बनाएंगे और वहां पर इस टीआरएनए को एस्टेब्लिश करेंगे। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर साइट इज कॉल्ड एज एंटीकोडॉन साइट। ये साइट जो है इसको हम एक्स्ट्रा आर्म के नाम से जानते हैं, एक्स्ट्रा आर्म। और एक्स्ट्रा आर्म का मतलब इसमें कोई स्पेशल इसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में ये साइट हमारी बच जाती है, इस साइट को हम बोलते हैं राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट, राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट। और क्या काम करती है साइट कि जब ये ट्रांसफर आरएनए जब इस अमाइनो एसिड को यहाँ से लेकर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लेके जब जाएगा, तो ये साइट वो तय करेगी कि राइबोसोम के ऊपर इस टीआरएनए को किस जगह पर जाके अटैच करना है। दिस पर्टिकुलर साइट इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द टीआरएनए अटैच टू द राइबोसोम। तो राइबोसोम का उस प्लेस को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है जहां पर अटैच होना है, इसलिए इसको राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, इस मॉडल को किसने दिया था? इस मॉडल को दिया था हॉली ने दिया था, होली HOLLY। वही होली जो ये होली, नरेनबर्ग एंड खुराना जिन्होंने जेनेटिक कोड की डिस्कवरी की थी, वही होली है, उन्होंने इस मॉडल को दिया था। एंड दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज क्लोवर लीफ मॉडल। कौन सा मॉडल? क्लोवर लीफ। क्लोवर एक प्लांट है, उसकी पत्ती के जैसा, सॉरी ये प्लांट है या नहीं आई डोंट नो, मैं क्लियरली नहीं महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन क्लोवर लीफ यानी क्लोवर की पत्ती के जैसा मॉडल है ये, ठीक है। तो क्लोवर लीफ मॉडल, दिस पर्टिकुलर मॉडल इज वाज गिवन बाय होली। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करें और आगे बढ़ें।
हाँ, अब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो जैसे कि हमने टीआरएनए और उसका रोल देख लिया। ट्रांसक्रिप्शन में क्या रोल है, बहुत अहम रोल है, ये ट्रांसफ़र करता है अमीनो एसिड को। जो हमारा अगला है वो राइबोसोमल आरएनए, डेफिनेटली राइबोसोम को बनाने का काम करता है। राइबोसोम 2 यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम की सब स्मॉल एंड सब लार्ज सब यूनिट हैं। ये आरएनए और उसके साथ में कोर प्रोटीन से मिलकर बनती है। आरएनए प्लस कोर प्रोटीन इक्वल्स टू दिस राइबोसोम, तो ये राइबोसोम बनता है। और मैसेंजर आरएनए जो होता है, जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए की जो कॉपी होती है वो ही हमारा मैसेंजर आरएनए होता है। डीएनए में 2 तरीके की सीक्वेंसेस होती है। कौन कौन सी सीक्वेंस होती है? 2 तरीके की हेलिक्स होती है। वन इज द टेम्पलेट एंड सेकंड इज द कोडिंग। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो हमारी होती है, उस टेम्पलेट स्ट्रैंड की का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है हमारा, जब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम इसका ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो जो बनने वाला स्ट्रक्चर होता है, वो बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होता है? 5 days to 3 days हमारा मैसेंजर आरएनए होता है। और ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज होता है, वहाँ से बनने के बाद में साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद में यहाँ राइबोसोम के बीच में यहाँ सेटल हो जाएगा ये। और इस पे जो लगे हुए जो कोडॉन्स है, उन कोडॉन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमीनो एसिड्स जुड़ जाएंगे आपस में, एक पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी और वो प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। मैंने आपको गन्ने की मशीन का एग्जांपल दिया था कि ये जो राइबोसोम है, हमारा जो राइबोसोम है, ये गन्ने की मशीन है। जो हमारा मैसेंजर आरएनए है वो क्या है? गन्ना है। और जो जूस निकलता है वो क्या है? वो हमारे प्रोटीन से, पॉलीपेप्टाइड्स है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस है। इसके पहले हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करें तो मैसेंजर आरएनए जो है, ये इस तीनों तरीके के आरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन ही बोलते हैं। चाहे वो टीआरएनए हो, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए हो, कोई भी अगर आरएनए बन रहा है तो ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की ही होगी। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है इन 3 स्टेप्स में। इनिशिएशन प्रोसेस जब स्टार्ट होती है, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड अप हो जाएगा डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर। इसके बाद में जब यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ना शुरू हो जाएंगे, जो हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके अकॉर्डिंग आरएनए पॉलीमरेज एंड न्यूक्लियोसाइड्स, ट्राइफॉस्फेट्स जो हैं वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज एंड न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड नहीं है, न्यूक्लियोटाइड बोलना चाहिए ना, न्यूक्लियोटाइड नॉट न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़ने हो जाएंगे, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड जुड़ना शुरू हो जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे इलांगेशन। और ये जब ये प्रोसेस, जब ये इस डीएनए पर ये हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जब लास्ट में चला जाता है, मैसेंजर आरएनए पूरा बन गया है ना, ये डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करते ये हमारा मैसेंजर आरएनए लास्ट तक चला गया, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लास्ट तक चला गया। अब यहाँ पर रो फैक्टर आएंगे, RH-O रो फैक्टर आएगा और इस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। इसी को बोलते हैं हम टर्मिनेशन। तो दीज आर द 3 स्टेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, डायग्राम बनाना है और इनको जिस तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है बस इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सो दिस इज अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, तो उसको डिफाइन करना है एंड राइट द स्टेप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, नंबर 1, नंबर 2 and number 3, and this is the explanation of all these 3 steps। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और इस टॉपिक को हमने लगभग पूरा कवर कर लिया है फ्लो चार्ट को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिशन 95+ यूं ही जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।